नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की। और अब ऐसा लग रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 11 जुलाई तक के लिए तो कम से कम टल ही गया, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि 6 तारीख से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आज 5 तारीख है और आज विस्तार नहीं हुई। इसका मतलब है कि अब विस्तार जो है वो 11 के बाद ही होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल से यानी 6 से 11 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। इंडोनेशिया जाएंगे, इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड जाएंगे। और 11 तारीख तक का ये दौरा है। तो 11 तारीख तक अब ये कहा जा रहा है कि ये विस्तार टल गया है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि प्रधानमंत्री ना हो और कोई बड़े फैसले ले लिए जाएं। तो इसलिए ऐसा अब होना मुमकिन नहीं दिख रहा है। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पॉलिटिकल गैलरी में एक प्रकार से ये चर्चा का बाजार गर्म था कि 6 तारीख से पहले पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कई लोग तो नाम भी बताने लगे थे तो कि किनका नाम आएगा, किनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये विस्तार 11 तारीख तक के लिए टल गया है। आपको क्या लगता है कि अब ये विस्तार कब होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से होगी और 13 अगस्त तक मानसून का सत्र चलेगा। ऐसे में उससे पहले तो लोग कह रहे हैं कि ये विस्तार होगा। आपको लग रहा है क्या कि 11 से 20 के बीच में ये विस्तार संभव है? नमस्कार प्रवीण जी। दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बड़ा गुप्त तरीके से करते हैं और हम्म। उनके दाएं हाथ को नहीं पता होता जो बायां हाथ क्या कर। लेकिन हम्म। अनुमान है, कुछ बीजेपी नेताओं से बातचीत जो होती है उससे भी पता चलता है। देखिए, हम्म। एक पेंच तो फंसा हुआ है टीएमसी के हम्म। बागी सांसदों को लेकर। अगर हम्म। उनकी पार्टी को आधिकारिक मान्यता मिल गई, क्योंकि देखिए 2-3 दिन पहले ऋतुव्रतों ने दावा किया है इलेक्शन कमीशन में जाकर और पार्टी ऑफिस भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो अगर उस टीएमसी को, जो भी है हम्म। टीएमसी ऋतुपदों को अगर मान्यता मिल जाती है तो ये जो सांसद बागी हैं इनको उस हम्म। पार्टी में अब तब रिप्लेस, वो लोग जाएंगे उस पार्टी में और तब टीएमसी वापस आ को, जाएंगे। हम्म। हाँ, वापस आ जाएंगे टीएमसी में वो लोग और एनडीए का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उनको भी विस्तार में जगह मिलेगी। अब देखिए उस पे क्या समस्या आ रही है कि मान लीजिए हम्म। बंगाल में तो लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है हम्म। और अगर वही टीएमसी के पुराने सांसदों को कैबिनेट में जगह मिल जाए और बंगाल के बीजेपी के नेताओं को जगह ना मिले हम्म। तो ये बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप समझिए, हम्म। ये पिछले दरवाजे से ममता के उन गैंग की एंट्री होगी मोदी कैबिनेट में, जिन्होंने हमेशा बीजेपी वर्करों को धमकाया, बीजेपी वर्करों को मारने की धमकी दी, उनको सताया और बीजेपी के नेताओं को दरकिनार करके क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाएगी? क्योंकि बंगाल एक टर्निंग पॉइंट है बीजेपी के लिहाज से और भारतीय हम्म। राजनीति के अध्ययन के हिसाब से भी टर्निंग पॉइंट है। तो वहां जो बिल्कुल। जनता ने जो अपार समर्थन दिया है उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा मोदी कैबिनेट में, उस पे भी हम्म। चर्चा चल रही है कि क्या वो जगह बीजेपी के मूल नेताओं को मिलेगी या उन बागी सांसदों में से भी कुछ को मिलेगा। अगर बागी हम्म। सांसदों को ज्यादा मिल गया तो बीजेपी की हम्म। संगठनात्मक इकाई में आक्रोश होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लंबे समय से देखिए, जब साइनी घोष की एंट्री की बात थी या शत्रुघ्न सिन्हा हम्म। की एंट्री की बात थी तो सारे बीजेपी के वर्कर खुलकर विरोध कर रहे थे। कलकत्ता से बिल्कुल। लेकर दिल्ली तक हर जगह विरोध कर रहे थे कि तब हम क्यों लड़े भैया। जब हम्म। जब सत्ता की बात आई तब आपने उनको दे दिया, जैसा बीजेपी में होता है कि अपने मूल हम्म। कार्यकर्ताओं को देखते नहीं, बाहर से आने वालों को देखते थे। एक तो ये चर्चा है। दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश में हम्म। चुनाव है, बिल्कुल। पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में है, फिर उत्तराखंड में। हिमाचल में है। हम्म। तो इन राज्यों से एडजस्टमेंट हो सकता है। एक चीज और देखिए कि आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार भले ही बहुत सारी बातें कर ले, हम्म। लेकिन एक तो वैश्विक स्थिति का भी प्रभाव पड़ा। दूसरी बात हम्म। जो है रेवेन्यू जनरेशन, वो उसका जो मॉडल है वो निर्मला सीतारमण नहीं कर पाई। मैंने कई प्लेटफॉर्म पे
आज से 1-1.5 साल पहले बोला था कि आज ना कल निर्मला सीतारमण जी का विकल्प खोजना होगा बीजेपी को, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि डूबते शेयर मार्केट में अगर 2 रुपए कोई कमा रहा है तो उसमें 30 पैसे सीतारमण जी को चाहिए, और उसके अगर 1 लाख रुपए डूब गए तो उसमें सरकार से को कोई लेना देना नहीं। ऐसा तो नहीं चल सकता। तो शेयर मार्केट में भयावह स्थिति, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था उसमें भी इन्होंने टैक्स इंपोज कर दिया। तो एक ऐसी बिल्कुल। टैक्स रिजीम, ठीक है, इनकम टैक्स में राहत मिली है लोगों को, मध्यम वर्ग को, इससे इनकार नहीं कर सकते। जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे भी लोगों को राहत मिली है बहुत ज्यादा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी उस हिसाब से गति नहीं पकड़ पा रही है जैसा कि एक ऐसी सरकार में होना चाहिए जो किसी बैसाखी पर निर्भर नहीं है एक तरह, और जो लंबे समय से, यानी तीसरा टर्म आप पूरा कर रहे हैं। आपको इकोनॉमी पे देखिए, क्या इकोनॉमी के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। पर कैपिटा इनकम स्टैग्नेंट है। ईस्टर्न स्टेट जो पहले भी लेबर सप्लायर थे वो आज भी लेबर सप्लायर है। और आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो ग्रोथ करनी चाहिए थी, जो इस सरकार का एक वादा था, वो नहीं हो पाया। हम मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी जो है कुछ ज्यादा नहीं कर पाए प्रवीण जी। जो कांग्रेस की स्थिति थी वही इसमें स्थिति है। एक बात और, हमारी ओवर डिपेंडेंसी सर्विस सेक्टर में है, और सर्विस सेक्टर मान लीजिए किसी भी तरह के वैश्विक विवाद में सर्विस सेक्टर पे स्ट्रेस आ जाता है। तो निर्मला सीतारमण जी एक जो फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर पाई इतने फ्री हैंड देने के बाद। इसलिए मुझे लगता है तो संजीव शक्तिकांत दास जी को मौका मिल सकता है। जी, आपको क्या लग रहा है कि इसमें शक्तिकांत दास और पीयूष गोयल, इन दोनों में बेहतर विकल्प कौन हो सकते हैं? हालांकि ये फैसला तो सरकार को करना है और उसमें भी मोदी जी को करना है, लेकिन आपके हिसाब से बेहतर विकल्प कौन हो सकता है? देखिए, विकल्प तो किसी अर्थशास्त्री का चयन करते तो वो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अगर आप निर्मला सीतारमण और शक्तिकांत दास में पूछेंगे तो किसी भी गिवन डे पे शक्तिकांत दास वुड बी परफॉर्म बेटर किसी भी उसमें। हालांकि वो भी ब्यूरोक्रेट से ही वो गए, आरबीआई गवर्नर बने, और वो भी एक ऐसी घटना थी जिसको सामान्य रूप से नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि वो वही ब्यूरोक्रेसी पृष्ठभूमि से ही गए, और हमेशा आरबीआई का गवर्नर दुनिया का उनका बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा, उनका बैकग्राउंड भी नहीं हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा। हाँ, तो दुनिया के महान अर्थशास्त्री, जो मशहूर अर्थशास्त्री होते हैं, वही आरबीआई गवर्नर बनते हैं। तो इसमें सरकार को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। और अगर शक्तिकांत दास जी को बनाते हैं तो देखिए, हमारे ब्यूरोक्रेसी के साथ कमी क्या है कि वो ज्यादा सीखना नहीं चाहती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अडॉप्टेबिलिटी नहीं है, और एक्सपर्टाइजेशन भी नहीं है। कुछ क्षेत्र अब एक्सपर्टाइजेशन के लिए, जनरलाइजेशन सर्विसेज से आप देश नहीं चला सकते, आप वो दौर चला गया। तो या तो अगर उनको वित्त मंत्री बनाते तो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट अर्थशास्त्रियों का एक बनाए जो कि सलाह दे, और थोड़ा थोड़ा हमें सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सर्विस सेक्टर पर जो डिपेंडेंसी है प्रवीण जी, उससे हम अमेरिका पे बहुत ज्यादा निर्भर है। आपको नहीं लगता संजीव जी कि निर्मला सीतारमण ऐसे एक इस प्रकार से एरोगेंसी दिखाती है कि उस एरोगेंसी से कम अर्थशास्त्र काम नहीं करता है, और उस हिसाब से वित्त मंत्रालय को नहीं चलाया जा सकता है जिस एरोगेंसी के साथ निर्मला सीतारमण काम कर रही थी? तो आपको लगता है कि ये भी एक वहां पर नुकसान साबित हुआ, कम से कम जो अभी आर्थिक स्थिति है भारत की उस लिहाज से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक तो देखिए, गांव के लोगों को इतना ज्यादा मतलब नहीं है कि अर्थ वित्त मंत्री कौन होते, लेकिन जो मध्यम वर्ग बीजेपी का है, जो शहरी क्षेत्रों में रह रहा है, वो तो बीजेपी का परंपरागत वोटर है, और उसमें इतनी समझदारी है कि वो समझ रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था किसी न किसी संकट में है। इस बात से इनकार नहीं किया जाता। और अच्छा, गुस्सा किस पर है? आप देखिए, निर्मला सीतारमण को हटा के उस गुस्से को मोदी सरकार कम कर सकती है। अब आइए, इसके अलावा किन किन राज्यों से कुछ लिया जा सकता है? तो पंजाब से राघव चड्ढा जी को लिया जा सकता है, पंजाब में इलेक्शन है। एक अनुराग ठाकुर जी का नाम आ रहा है हिमाचल से नाम चल रहा है अनुराग ठाकुर जी का, और चूंकि वो युवा भी हैं तो उनको एक जगह दी जा सकती है, और कहा जा रहा है कि वो एज ए सीएम उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है हिमाचल में, किसी का नाम लिए, क्योंकि वहां जयराम ठाकुर भी हैं बीजेपी से। इसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। क्या वहां से सुप्रिया सूले को एडजस्ट किया जाएगा? और जो शिंदे गुट में जो नए सांसद, जी संजीव जी, वहां से दो नाम अभी सामने आ रहे हैं। एक तो श्रीकांत शिंदे जो शिवसेना के हैं वो, और दूसरे वो जो दीना
पाटिल जो शामिल हुए हैं अभी उद्धव ठाकरे से टूट करके, उनका नाम सामने आ रहा है कि दीना पाटिल को भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जगह मिले, भले उसमें उनको कैबिनेट पोर्टफोलियो ना मिले, स्टेट पोर्टफोलियो ही मिले, लेकिन वो उनको मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा संजीव जी, आपसे सवाल ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि उप प्रधानमंत्री जो है वो अमित शाह को बनाया जा सकता है, क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी के दिमाग में ये चल रहा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री कौन हो और उस रेस को ही खत्म कर दिया जाए और उप प्रधानमंत्री का नाम पहले से उप प्रधानमंत्री के रूप में अमित शाह को प्रमोट कर दिया जाए, और उसके बाद अगर फिर एनडीए की सरकार बनती है और प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी नहीं बनना चाहते हैं तो फिर ऑटोमेटिक अमित शाह उस पोस्ट पर आ जाएंगे, फिर किसी का नाम चर्चा में ही नहीं आएगा। आपको लगता है कि इसमें कुछ दम है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी वो समय आया है। 2-3 बातों से देखिए, एक तो मोदी जी स्वास्थ्य ईश्वर कृपा से स्वस्थ है बिल्कुल, और उन्होंने अपने इरादे भी जता दिए हैं कई बार इरादे जता दिए हैं कि वो लंबे समय तक अभी हैं सक्रिय राजनीति में। और जितनी देखिए राजनेता का उम्र मायने नहीं रखता, वो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया उसमें जीत कितने हासिल करते हैं, इलेक्टोरल विक्ट्री उससे होता है। और दूसरी बात है, अब आपने पूछा कि वो क्या उप प्रधानमंत्री बनना, मैं ये पूछ रहा हूं अपने दर्शकों से भी, क्या उप फिर आप लाल प्रधानमंत्री? कृष्ण आडवाणी का नाम लेंगे कि लाल हाँ, कृष्ण आडवाणी तो नहीं बन पाए? बहुत सारे हैं, इससे पहले भी हाँ उप प्रधानमंत्री होना प्रधानमंत्री बनने की गारंटी नहीं। हाँ, 8 में से कुछ ही बन पाए, बाकी तो नहीं बन पाए। हाँ, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा वो निश्चित रूप से बीजेपी के चुनावी मशीनरी को भी वो कंट्रोल और कमांड करते हैं, तो ऑलरेडी उन पे बहुत ज्यादा वर्क का प्रेशर है। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी का कद इतना ऊंचा हो गया है, कम से कम बंगाल की जीत के बाद, कि फिर ये कहना कि उप जोड़ देने से उनका कद होगा, वो तो सरकार में नंबर 2 है ही। हाँ, ये जरूर चर्चा चल रही कि राजनाथ सिंह को क्या किया जाएगा, या राजनीति पीयूष के बारे में चर्चा ये चल रही है जी। कि इनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो क्या राजनाथ सिंह अगर उस मंत्रालय को छोड़ते हैं और ये सहमत हो जाते हैं कि ठीक है आने वाले समय में उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए और उनके जो छोटे बेटे हैं उनको भी संसद में ले आया जाए, उनकी जो सीट खाली होगी उस सीट से, तो फिर क्या आपको लगता है कि जो रक्षा मंत्री का पद है उस जगह पर निर्मला सीतारमण को फिर से दिया जा सकता है, क्योंकि एक बार वो पहले भी रक्षा मंत्री रह चुकी हैं? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे निर्मला सीतारमण जी का नाम चल रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान 2 वजहों से बहुत बदनाम हुए, एक यूजीसी और दूसरी नीट में जो गड़बड़ी हुई। यूजीसी से क्या हुआ कि बीजेपी का सामान्य जाति का जो वोटर है उसमें आक्रोश की लहर, अभी तो वो आक्रोश की लहर ठंडी हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। अदरवाइज आज से 2-3 महीने पहले पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का ही मुद्दा था, और यही सबसे बड़े विलेन थे धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो सकती है, और इनको कहा जा रहा है कि हो सकता है निर्मला सीतारमण जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए। जहां तक फाइनेंस मिनिस्टर की बात है, 2 बड़े लोग इसमें शामिल हैं, एक तो आपने नाम बता दिया शक्तिकांत दास, दूसरा पीयूष गोयल को भी कहा जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ, तो पीयूष गोयल जी का भी उसमें दौड़ में शामिल है, और राघव चड्ढा जी कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं पंजाब कोटे से, और विनोद तावड़े जी का संसदीय बोर्ड में शामिल होने की बात है। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, और अब देखिए वैसे कहना तो बड़ा मुश्किल है राजनाथ सिंह को लेकर, क्योंकि अभी तो राष्ट्रपति चुनाव में वक्त है, बिल्कुल वक्त है अभी राष्ट्रपति चुनाव में। देखिए राजनाथ सिंह को अचानक से आप मंत्रिमंडल से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार ऑलरेडी देखिए वो उनका पोर्टफोलियो कमजोर किया, डिफेंस मिनिस्टर बनाया उनको। हाँ, बिल्कुल। नंबर 2 से उनको नंबर 3 पे पहुंचाया, और अगर उनको बाहर करते हैं तो सामान्य वर्ग तो नाराज है ही। क्या 27 में क्षत्रिय वोटर जो हैं यूपी के, जिनकी अच्छी खासी आबादी है, बहुत प्रभावशाली समूह है, और अगर राष्ट्रपति उनको बनाने की बात होगी तो जब राष्ट्रपति का चुनाव आएगा उस वक्त हो सकता है उनको एलिवेट कर दिया जाएगा, उस वक्त उनको कहा जाए कि अब आप इससे हट करके बन जाइए। ऐसा तो है नहीं कि उस वक्त उनको नहीं बनाया जा सकता है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति अब जब भी बनेंगे वो साउथ इंडिया से बने, क्योंकि साउथ इंडिया पर बीजेपी का फोकस है, या
फिर कोई वंचित समूह से ही राष्ट्रपति बने। और एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, हाँ, उनका भी नाम वो चर्चा भी में। अभी बैठे। तो जो उन पर बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, माइनॉरिटी ये माइनॉरिटी वो, तो हो सकता है कि क्योंकि एक चर्चा ये थी प्रवीण जी कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को बांग्लादेश में भेजा जाएगा हाई कमिश्नर बना के, लेकिन कैबिनेट मंत्री का रैंक देकर उनको भेजा जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि ही इज अ जीनियस इन इस्लामिक स्टडीज और कंपैरेटिव रिलीजियस पॉलिटिक्स, लेकिन उसमें क्या है कि उनको बांग्ला नहीं आती, इसीलिए दिनेश त्रिवेदी जी को वहां भेजा गया कैबिनेट मंत्री का रैंक देकर। इज नॉट नॉर्मल हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश, वो कैबिनेट मंत्री के रैंक के। और इसलिए जब उन्होंने अपना क्रेडेंशियल्स दिया बांग्लादेश के राष्ट्रपति को, तो उस समय आप देखिए उनकी स्वागत की जो सेरेमनी एक तरह से हुई, क्योंकि उनका रैंक कैबिनेट मंत्री का। तो दिनेश त्रिवेदी क्योंकि बांग्ला स्पीकिंग है, तो वो बांग्लादेश में जो अभी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं भारत को लेकर, या भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये दिखा भी कि उन्होंने शुरुआत के 10 दिन में ही दिखा दिया, जब उन्होंने वीजा के लिए खोला, उसमें 2 दिनों में, मतलब 24 घंटे में 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई जमुना कॉम्प्लेक्स ढाका में, लंबी लंबी लाइनें। और लोग कह रहे हैं कि मुझे मेडिकल के लिए जाना है, एजुकेशन के लिए जाना है, टूरिज्म के लिए जाना है। तो जो एक एंटी इंडिया बनाने की कोशिश हुई थी नैरेटिव बांग्लादेश में, उसको तोड़ दिया है दिनेश त्रिवेदी जी ने। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि क्या आरिफ मोहम्मद खान भविष्य के राष्ट्रपति हैं? हाँ, ये सवाल अभी भी क्योंकि चर्चा में है। ये जी, पॉलिटिकल इसलिए गलियारे मुझे में भी इस लगता तरह है की कि चर्चा है। राजनाथ सिंह जी जहां हैं वहीं रहेंगे, ज्यादा संभावना है। और आरिफ मोहम्मद खान को भी कुछ जगह या तो उनको गवर्नर बनाया जा सकता है, या कभी वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, या अचानक प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। क्योंकि मोदी जी ने जो प्रेसिडेंट को लेकर जो फैसला लिया है, उसमें आप देखिए एक अनुसूचित जाति समाज से जो श्री रामनाथ कोविंद जी है, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। उसके बाद महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी एसटी वर्ग से है। हो सकता है कि फिर से किसी एसटी वर्ग को ही को चयन कर ले। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट से किसी एसटी वर्ग को राष्ट्रपति बना दे, क्योंकि एक बार बीजेपी ने कोशिश की थी संगमा को लेकर। तो नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाना, नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने का काम मोदी जी ने किया है, इसका पूरा क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए। तो हो सकता है कि उस जोन से एक राष्ट्रपति बना दिया जाए। जी चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ यूट्यूब के चैनल के जरिए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।